वेलकम टू फॉर्मूलेटर। हम लोग जो मॉड्यूल 4 स्टार्ट किए थे उसमें से आपका शुगर, स्टार्च एंड सेलुलोज एक टॉपिक समाप्त हो चुका है। दूसरा टॉपिक था एमिनो एसिड एंड प्रोटीन्स, वो भी आपका समाप्त हो चुका है। हम लोग आज न्यूक्लियोटाइड एंड डीएनए एंड आरएनए पढ़ेंगे, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए के बारे में आज हम लोग, तीसरा एक क्लास है हम लोगों का मॉड्यूल 4 का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डीएनए एंड आरएनए और न्यूक्लियोटाइड। बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड का। ये यूनिट है, डीएनए और आरएनए का क्या है, ये यूनिट कहलाता है। यूनिट कहने का मतलब हम लोग चर्चा कर चुके हैं, यूनिट का मतलब सबसे छोटा स्ट्रक्चर। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात है, न्यूक्लियोटाइड भी किसी चीज से मिलकर ही बनता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। जो बनता है बेस प्लस पेंटोज शुगर। क्या नाम है? पेंटोज शुगर। ये कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है कि देखिए ये भी रहेगा बेस। अब बेस का मतलब क्या है? सर नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर प्लस इसमें जुड़ जाएगा। देखिए दोनों स्ट्रक्चर आपको क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसमें जुड़ेगा क्या? इसमें जुड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप। क्या? फॉस्फेट। जैसे ही फॉस्फेट जुड़ जाएगा ये क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं अब। न्यूक्लियोटाइड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। किसका? न्यूक्लिक एसिड। विच आर द एसेंशियल माइक्रोमोलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग, ट्रांसमिटिंग एंड एक्सप्रेसिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल अगर सुरक्षित रखना है, स्टोर करके रखना है, तो न्यूक्लियोटाइड ही है वो। ये उसका बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे डीएनए और आरएनए में जिस प्रकार से हम लोग पूरे के पूरे जेनेटिक मटेरियल को कंट्रोल करके रखते हैं, उसी प्रकार से उसका ये बेस हो गया, डीएनए और आरएनए का बेस हो गया ये। देयर आर टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। पहला है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। हम लोग इसका फुल फॉर्म पहले भी चर्चा कर चुके हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ठीक है। और एक होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड जो आरएनए। आरएनए में से एक ऑक्सीजन हट जाता है, इसलिए नाम है डी। डी का मतलब होता है डिटैचमेंट, हट जाना। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक ऑक्सीजन इसमें से रिप्लेस हो जाता है तो क्या बन जाता है? आरएनए। न्यूक्लियोटाइड प्ले ए क्रूशियल रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द डीएनए एंड आरएनए। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड, जो डीएनए और आरएनए को बनाने में मदद करता है। तो लेकिन न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? याद रखिएगा, न्यूक्लियोसाइड से। न्यूक्लियोसाइड मतलब बेस प्लस पेंटोज। न्यूक्लियोटाइड का मतलब बेस। बेस कैसा? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। आपको ये होप है कि आप समझ गए होइएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। देखिए न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट क्या क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट क्या क्या होता है, जब हम लोग अभी चर्चा किए हैं, लेकिन ये आपको लिखा हुआ रूप में है। फॉस्फेट ग्रुप सबसे पहला है, फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप जैसे ही जुड़ता है न्यूक्लियोसाइड में तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड कंटेन ए फॉस्फेट ग्रुप व्हिच इज मॉलिक्यूल मेड ऑफ द फास्फोरस। किससे? फास्फोरस से बना हुआ है। बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एटम। किससे? ऑक्सीजन एटम से वो जुड़ा हुआ है। द फॉस्फेट ग्रुप प्रोवाइड ए नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट टू द न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए और आरएनए कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों होता है चार्ज? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और फॉस्फेट दोनों जुड़ा हुआ है। पेंटोज शुगर, 5 शुगर, मतलब कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा उसका, ऐसा। पेंटोज शुगर मतलब 1 2 3 4 5। पेंटोज शुगर न्यूक्लियोटाइड्स also include a 5 carbon sugar molecules in DNA. The sugar is deoxyribose and in RNA it is ribose. तो आरएनए में, सॉरी, जो डीएनए में जो शुगर का नाम है क्या कहलाएगा? डीऑक्सी राइबोज।
और आरएनए में है उसका नाम होगा राइबोज। द स्पेसिफिक शुगर टाइप डिस्टिंग्विश डीएनए फ्रॉम आरएनए, मतलब एक दूसरे में विभिन्नता किस प्रकार से आते हैं, शुगर के, पेंटोज शुगर के रहने पर। एक में आता है डीऑक्सी राइबोज शुगर और दूसरे में आता है राइबोज शुगर। जिसमें राइबोज शुगर होगा वो आरएनए होगा और डीऑक्सी राइबोज होगा वो कैसा बन जाएगा, डीएनए हो जाएगा। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है किसके, डीएनए और आरएनए के लिए। न्यूक्लियोटाइड हैव नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड टू द शुगर मॉलिक्यूल्स। द नाइट्रोजनस बेस कैन बी वन ऑफ 4 टाइप इन द डीएनए। डीएनए में 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, 4 प्रकार के हैं। वैसे नाइट्रोजनस बेस देखा जाए तो 5 प्रकार के होते हैं। एक यूरासिल प्रेजेंट होते हैं किसमें, आरएनए में, और वन ऑफ द 4 टाइप्स इन द आरएनए। एडेनिन, तो देखिए एडेनिन एडेनिन मिल रहा है, गुआनिन गुआनिन मिल रहा है, साइटोसिन साइटोसिन मिल रहा है, लेकिन थाइमिन की जगह पर क्या आ गया, यूरासिल आ गया। इसमें यही थोड़ा सा अंतर है जो आप पूरे के पूरे डिफाइन कर सकते हैं। द सीक्वेंस ऑफ दीज बेस कैरी इन द जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड के रूप में ये एक दूसरे को कैरी करते हैं, गुण को। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो डीएनए में ए के साथ डबल बॉन्ड के साथ टी जुड़ा रहता है और जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ सी जुड़ा हुआ रहता है, ओके। लेकिन आरएनए की बात हम लोग करेंगे किसका, आरएनए की बात करेंगे तो ए के साथ यूरासिल जुड़ा होता है डबल बॉन्ड के साथ और जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन जुड़ा हुआ रहता है। ये डीएनए और आरएनए में सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का फंक्शन क्या क्या हो सकता है। फंक्शन के मतलब समझ रहे हैं ना, क्या बनाने में इसको मदद हम लोग करते हैं, कैसे ये अपना कार्य करता है सेल के अंदर, उसके बारे में। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज का कहने का मतलब ये हुआ कि आपके जितने भी जेनेटिक है फंक्शन है, जेनेटिक फंक्शन का मतलब समझते हैं ना आप लोग, जेनेटिक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कोई भी गुण, कोई भी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब ट्रांसपोर्ट होते हैं वो जेनेटिक ही कहलाते हैं। एक्वायर कैरेक्टर, एक्वायर का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि मान लीजिए आप इंजीनियर बनिएगा तो क्या आपके बच्चा इंजीनियर ही पैदा होगा क्या, नहीं, आपके एक्वायर कैरेक्टर है। एक्वायर कैरेक्टर जेनेटिकली ट्रांसफर नहीं होते, लेकिन आप किस प्रकार के हैं, आपका गुण क्या है, आपके बच्चे में जरूर रिफ्लेक्ट होंगे, वही जेनेटिक कैरेक्टर कहलाता है। तो द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए कंटेन्स द जेनेटिक कोड, और जेनेटिक कोड बार बार चर्चा में आ रहा है। जेनेटिक कोड हमेशा 3 लेटर में, जैसे कि ए यू जी, सी सी सी, समझे, जी यू ए, मतलब इस प्रकार से वो सुरक्षित रहते हैं हमेशा 3 के रूप में, और इस 3 के रूप में सुरक्षित रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोडोन। क्या बोलते हैं, कोडोन, याद रखिएगा बात, कोडोन। अब फिर से आते हैं, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए कंटेन जेनेटिक कोड व्हिच इनकोड्स इंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग एन ऑर्गेनिज्म। किस प्रकार से उसको बनाना है, पूरे का पूरा उसमें स्टोरेज है। हम लोग फिर से चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में, फिर बताते हैं हम आपको कि हम लोगों में जब जन्म लेते हैं तो आदमी के जैसा दिखने में लगते हैं ना, ऐसा होता है ना, 2 पैर, 2 हाथ, एक माथा, ये पूरे प्रकार के हम लोग के पास है ना। लेकिन क्या ये किस प्रकार से काम करता है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक कोड के कारण ही। दिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ओके। अब आते हैं डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन का कहने का मतलब होता है एक डीएनए दूसरा डीएनए का निर्माण कैसे, किस प्रकार से कर लेता है। एक डीएनए से दूसरा डीएनए किस प्रकार से बनता है, तो हम लोग सेल डिवीजन की चर्चा कर चुके हैं। जब हम लोग मियोसिस सेल डिवीजन पढ़े थे तो डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में बताए थे, जो एस फेज में रिप्लिकेशन होता है। न्यूक्लियोटाइड आर द एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। न्यूक्लियोटाइड डीएनए रिप्लिकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रचना है, क्योंकि ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है डीएनए और आरएनए का। Where an exact copy of the DNA molecule is the synthesized before the cell division। सेल डिवीजन से पहले अपना ये काम कर लेता है। आज उस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेज, और जिसमें डीएनए रिप्लिकेशन होता है उसका क्या बोले थे, एस फेज। ड्यूरिंग रिप्लिकेशन कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड आर एडेड टू द एग्जिस्टिंग डीएनए स्टैंड फॉर्मिंग 2 आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स।
समझे। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं किस प्रकार से ये काम करता है। मान लीजिए हम इसको मिटा रहे हैं, आप देखिएगा इसको, देखिए कैसे काम करता है। ये डीएनए है, ओके, क्या है ये, डीएनए। और जब ये सेल डिवीजन होता है ना तो ये खुल जाता है, आधा आधा बन जाता है, प्लस, ठीक है, आधा आधा। लेकिन हमारे सेल के कंपोनेंट में, सेल में जितने प्रकार के हैं, ये अलग से एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड अपने से इसको बना दिया जाता है, और ये क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, फिर ये जुड़ जाते हैं। जैसा इसका गुण होगा उसी प्रकार से इसी डीएनए का गुण होगा, और सेम टू सेम इसी का होगा। इसको हम लोग सेमी कंजर्वेटिव लॉ भी कहते हैं, जो एक जापानीज साइंटिस्ट इसको डिस्कवर किए थे, सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। इसका नाम देने वाले थे ओकाजाकी। क्या नाम था उनके, ओकाजाकी। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी होते हैं, ये थोड़ा हायर हो गया जेनेटिक्स में, आपको नहीं स्टडी करना है तो नाम याद रखिएगा। सेमी कंजर्वेटिव लॉ के द्वारा डीएनए रिप्लिकेशन होता है। किस प्रकार से होता है, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव लॉ के द्वारा क्या होता है, ये अपना डीएनए को क्या करता है, रिप्लिकेशन करता है। और देने वाले साइंटिस्ट का नाम था ओकाजाकी। क्या नाम था, ओकाजाकी। चलिए हम लोग फिर से चर्चा करते हैं आगे की तरफ। आरएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस कहने का मतलब जिस प्रकार से डीएनए का निर्माण होता है उसमें से आरएनए का। इन आरएनए न्यूक्लियोटाइड आर यूज इन द ट्रांसक्राइब्ड जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। हम लोग कल भी चर्चा किए थे एमिनो एसिड में भी कि प्रोटीन किस प्रकार से बनता है। तो सबसे पहले डीएनए में, डीएनए में एक घटना होता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आरएनए का, और खासकर कौन, एमआरएनए का। और एमआरएनए में ट्रांसलेशन होता है। क्या होता है, ट्रांसलेशन, और जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। ये जरूरी घटना है। तो डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो आरएनए बन गया, और आरएनए में ट्रांसलेशन हो गया तो प्रोटीन बन गया। तो आरएनए सिंथेसिस में तो मदद कर ही रहा है ना। इन डीएनए, इन आरएनए न्यूक्लियोटाइड आर यूज इन द ट्रांसक्राइब्ड जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए सच एज मैसेंजर आरएनए, जिसको एमआरएनए बोलते हैं हम लोग, ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए, और राइबोसोमल आरएनए को हम लोग आरआरएनए बोलते हैं, आर इन्वॉल्व इन वेरियस सेलुलर प्रोसेस इंक्लूडिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सिग्नल ट्रांसडक्शन, सिग्नल भी भेजने के लिए काम करता है ये। न्यूक्लियोटाइड लाइक साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट CAMP, CAMP act as the secondary messenger in the cell signal pathway, transmitting signal from cell surface to the cell interior। मतलब ये काम भी करता है। तो CAMP, AMP एक पाथवे होता है, हम लोग उसका चर्चा करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर भी करवाता है ये। न्यूक्लियोटाइड पार्टिकुलर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP का निर्माण समझ रहे हैं ना। माइटोकॉन्ड्रिया, ATP का निर्माण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ATP का एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो एडिनोसाइन क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, तो एनर्जी फॉर्मेशन में भी काम अपना कर रहा है ना। सर्व एज द प्राइमरी एनर्जी करेंसी इन द सेल्स। हम लोग बात किए थे ना कि एनर्जी करेंसी किसको कहा जाता है, ATP को ही कहा जाता है। ATP molecule store and transfer energy for various cellular processes such as muscle contraction, active transport and chemical reaction। देखिए यहाँ पे एक चर्चा छेड़ दिया गया है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ATP लगता है। क्या लगता है, ATP लगता है। लेकिन पैसिव एक कैसा होता है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसका,
पैसिव ट्रांसपोर्ट में नो एटीपी, नो एटीपी। पैसिव ट्रांसपोर्ट सेमी कंजर्वेटिव लॉ के हिसाब से जैसा काम कर सकता है, जैसे कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लेते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सिर्फ पानी पास हो सकता है, तो पानी तो पास हो गया, तो क्या सेल को हमेशा पानी या वाटर ही चाहिए क्या, दूसरा मॉलिक्यूल नहीं चाहिए क्या? दूसरा मॉलिक्यूल भेजने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मदद लिया जाता है, जो एटीपी के सहारे से होता है। अगर एटीपी नहीं होगा तो दूसरा मॉलिक्यूल सेल में नहीं जा पाएगा, जैसे प्रोटीन अंदर नहीं जा पाएगा, कार्बोहाइड्रेट अंदर नहीं जा पाएगा, समझे, जितना भी माइक्रो मॉलिक्यूल है वो अंदर नहीं जा पाएगा। जैसे ही अंदर नहीं जा पाएगा तो क्या सेल जिंदा रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। तो पैसिव से तो सिर्फ पानी जा रहा है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अन्य प्रकार की सुविधा यहां पर लिया जा सकता है। जैसे कि एक स्कूल रख लीजिए, एक सरकारी स्कूल के प्राइवेट स्कूल, तो सरकारी स्कूल में रुपया नहीं लगता है पढ़ने के लिए, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट। प्राइवेट स्कूल में रुपया लगता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड केमिकल रिएक्शन में ये काम करता है। कोएंजाइम कहने का मतलब ये एक प्रकार का एंजाइम में मदद करता है। सम न्यूक्लियोटाइड सच एज फ्लेविन, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड, एफएडी नाम सुने हुए, खाने वाला वस्तु में मिलता है एफएडी, एंड निकोटिमाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD+, ये एटीपी का ही एक ग्रुप है, एटीपी का ही एक ग्रुप है। जब प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग NAD और एफएडी के बारे में चर्चा करेंगे तो उसमें वहां पर समझ में आएगा। फंक्शन एज द कोएंजाइम, अब क्या करता है देखिए, अगर NAD का ब्रेकडाउन हुआ, किसका? NAD का ब्रेकडाउन हुआ तो 2 एटीपी का निर्माण हो जाता है अपने आप, 2 एटीपी का निर्माण, और एफएडी भी टूटता है तो एटीपी का ही निर्माण होता है। किसका? एटीपी का ही निर्माण होता है। तो सबसे पहले सम न्यूक्लियोटाइड सच एज फ्लेविन, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड, एफएडी एंड निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD+ function as the coenzymes. They participate in the enzyme catalyze reaction facilitating metabolic processes. ठीक है, चलिए हम लोग आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। न्यूक्लियोटाइड का ये 5 गो प्रकार आप देख रहे हैं। एडेनिन, ये एडेनिन के स्ट्रक्चर के साथ है, एडेनिन, गोआनिन, सभी में देखिएगा नाइट्रोजन बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर है, नाइट्रोजन जरूर है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। गुआनिन के बाद थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम लोग बात किए जाए कि इसको किस प्रकार से बांटे, इसको किस प्रकार से बांटे, तो आपको हम लोग सबसे पहले प्यूरिन, प्यूरिन में 2 आता है, गोआनिन एंड एडेनिन। एडेनिन ओके, और पायरीमिडीन, पायरीमिडीन में भी 3 आता है, जो बच गया सबसे नीचे वाला थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल। एक ट्रिक बताते हैं कि याद कैसे करना है इसको। देखिए ट्रिक ये है कि प्यूरिन, PUGA, पूजा, तो जा, बस हो गया, यही एक ट्रिक है इसका, पूजा। तो पू से प्यूरिन, जी से गुआनिन, ए से एडेनिन, और जो बच गया वो पायरीमिडीन। ओके, चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग अब पढ़ेंगे डीएनए। डीएनए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाला ये फंक्शन करता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड is the molecule that carries the genetic instruction for the growth, अभी बताए थे, growth, development, functioning and reproduction
ऑफ ऑल नोन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मेनी वायरसेस। वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं रखा गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग चर्चा किए थे, उसमें वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं रखा गया। इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस को क्या हम लोग कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो वायरस को वहां पर नहीं रखा गया, लेकिन वायरस में भी डीएनए को देखा जाता है। अगर वायरस की बात किया जाए, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। वायरस का जो भी बीमारी होता है, जो भी इलनेस होता है, समझे, वो वायरस से जल्दी छूटता नहीं है, ठीक जल्दी नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मान लीजिए क्या है, वायरस है। क्या है ये? वायरस है, उसमें डीएनए है, वायरस है ये। उसके बाद क्या करता है, मान लीजिए किसी सेल पर गया, ये एक सेल है, सेल में भी तो न्यूक्लियस होता है, उसका अपना डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है। ये किसी सेल पर आया और अटैच कर देता है, अंदर नहीं जाएगा, क्या करेगा? अटैच कर लेगा। और ये नीचे वाला देखिए, दो पोर्शन नहीं बनाए हैं, वो क्या करता है, यहाँ पे वो ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, और अपना डीएनए इसी में ट्रांसफर कर देता है। क्या करता है? डीएनए को ट्रांसफर करता है और अटैचमेंट हट जाता है। और इसमें का जो न्यूक्लियस है, इसमें का जो न्यूक्लियस है, वो बन जाता है किसका न्यूक्लियस? वायरस का। तो बाहर से सेल देखने में लगेगा कि मेरा ही सेल है, तो कुछ जो वहां पर WBC या अन्य प्रकार के एंटीबायोटिक यहाँ पर आएंगे काम करने के लिए, उनको पता ही नहीं चलेगा कि वायरस है। ये क्या बन चुका है? वायरस बन चुका है, अपना शेप और साइज चेंज कर चुका है। देख रहे हैं ना, बहुत ही साती दिमाग का होता है। ये हो गया, ये हो गया, और ट्रांसफर किया, और किस प्रकार का? एक अलग प्रकार का शेप और साइज में अपने आप को ढाल लिया ये। इसीलिए वायरल बीमारी जल्दी से ठीक नहीं होता है। तो चलिए हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। चलिए, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इज ए मॉलिक्यूल कैरीज द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, फंक्शनिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मेनी वायरसेस। अब आते हैं रिप्रोडक्शन किस प्रकार से काम करता है। रिप्रोडक्शन भी डीएनए अगर चेंज हो गया, स्पेसीज अगर चेंज हो गया, क्या? स्पेसीज, स्पेसीज जैसे ही चेंज हुआ तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। जैसे कि हम लोग हैं, इंसान है, तो इंसान में ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, दूसरे जानवर में नहीं हो सकता। रिप्रोडक्शन कहने का मतलब फर्टिलाइजेशन, मतलब कि टू अपोजिट गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट जब तक मिलेगा नहीं, तब तक वो रिप्रोडक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये डीएनए का ही कमाल है। इट इज ऑफ्टन रिफर टू एज द मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ, मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ। एक साइंटिस्ट थे बहुत ही महान, इनके डीएनए के बारे में एक राय दिए थे कि डीएनए इज ए केमिकल, क्या लिखा है? केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है? डीएनए। लेकिन इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ हम लोग किसके बारे में चर्चा किए थे सेल में? प्रोटोप्लाज्म के बारे में। किसमें? प्रोटोप्लाज्म के बारे में। तो पूरे के पूरे जीवन को मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का ये मॉलिक्यूल है, बिकॉज ऑफ इट्स सेंट्रल रोल इन द जेनेटिक एंड हेरिडेटरी में ये मदद करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते डीएनए में ही। डीएनए का स्ट्रक्चर, उसके बाद है न्यूक्लियोटाइड, कौन कौन सा प्रेजेंट होता है इसमें, और बेस पेयरिंग। डीएनए का स्ट्रक्चर सबसे पहले अगर अच्छा स्ट्रक्चर देखा जाए तो जेम्स वाटसन का एक मॉडल है डबल हेलिक्स, एंड फ्रांसिस क्रिक। तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल के नाम से जाना जाता है इसको। क्या मॉडल? अगर स्ट्रक्चर किसी का हम लोग पढ़ते हैं तो डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो क्या रहेगा? वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ठीक है। जितना प्रकार के आप डीएनए का स्ट्रक्चर नेट पर देख सकते हैं, यहां पर जो देखिएगा सभी आप वाटसन एंड क्रिक का ही मॉडल देखिएगा, जो 1953 में ही दिया था।
1953 में देने का कारण एक भी है कि उस समय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हो चुका, उससे पहले देना बहुत ही मुश्किल होता था। अब इसके कुछ की फैक्टर्स है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। डबल हेलिक्स, हम लोग का डीएनए डबल हेलिक्स है, और दुनिया में जितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म में डीएनए पर पाए जाते हैं सभी डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स का मतलब क्या समझते हैं हम लोग कि इसका इस प्रकार से होगा, डबल हेलिक्स, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े रहते हैं, ये डबल हेलिक्स है। इसको पूरी तरीके से मोड़ दीजिएगा तो आपको डीएनए के जैसा दिखने में लगेगा। द डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू लॉन्ग चेन और स्ट्रैंड रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, इसमें दो डायरेक्शन दिया गया है, 5:3, 5:3 और 5:3, देख रहे हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहा है। तो कोई भी डीएनए का जो काम होता है, आप कोडिंग कीजिए, नॉन कोडिंग कीजिए, म्यूटेशन कीजिए, शुरू होगा 5:2 से ही और खत्म होगा 3:2 पर। ओके, चलिए, तो डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू लॉन्ग चेन स्ट्रैंड रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्वाइल्ड, घुमा हुआ स्ट्रक्चर, सीढ़ी, बांस वाला सीढ़ी देखिएगा, उसको मोड़ दीजिए तो डीएनए बन जाएगा। क्वाइल अराउंड द सेंट्रल एक्सिस टू फॉर्म हेलिकल शेप, किस प्रकार का हेलिकल शेप बनाता है। एंड टू स्टैंडर्ड आर कनेक्टेड बाय द केमिकल बॉन्ड बिटवीन कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेस। देखिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग आपको बता देते हैं फिर से, इसका स्ट्रक्चर हम बनाए हैं आपके लिए, देख लीजिए यहां पर। ये हेलिकल का निर्माण कर रहा है, इसका हेलिकल का निर्माण कर रहा है। देखिए बेस पेयर है गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ये नाइट्रोजनस बेस पेयर हो गया। सुगर फॉस्फेट बैकबोन के जैसा काम करता है, और गुआनिन और साइटोसिन जो जुड़ा हुआ है उस बॉन्ड को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। जो देख रहे हैं ए और टी के साथ जो जुड़ा हुआ है दो बॉन्ड के साथ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन बैकबोन क्या कहलाएगा? सुगर फॉस्फेट। हम लोग फिर से वहीं पर रिटर्न आते हैं। चलिए, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है किसका? डीएनए और आरएनए का। तो न्यूक्लियोटाइड, ईच स्टैंड ऑफ डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ सीरीज ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ए न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। न्यूक्लियोटाइड भी 3 कंपोनेंट से बनता है, हम लोग देख चुके हैं। फॉस्फेट ग्रुप से बनता है, डीऑक्सी राइबोस शुगर से बनता है, और नाइट्रोजनस बेस से बनता है। अब नाइट्रोजनस बेस इसमें कौन कौन मिलेगा? एडेनिन, एडेनिन को हम लोग ए, कैपिटल ए से लिखते हैं, थाइमिन को कैपिटल टी से, साइटोसिन को कैपिटल सी से, और गुआनिन को कैपिटल जी से। बेस पेयरिंग, बेस पेयर भी होता है, नाइट्रोजनस बेस पेयर होता है आपस में। द बेस पेयरिंग, द टू डीएनए स्टैंडर्ड आर हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। किस बॉन्ड से? ये जो जुड़ा हुआ है ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। बिटवीन कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेस एडेनिन पेयर विथ थाइमिन, पेयर विथ थाइमिन। एडेनिन किससे जुड़ा होता है? थाइमिन से। एडेनिन थाइमिन से कैसा? डबल बॉन्ड के साथ। एंड साइटोसिन पेयर्स विद द गुआनिन, साइटोसिन गुआनिन के साथ जुड़ा रहता है। दिस बेस पेयरिंग इंश्योर द स्पेसिफिसिटी एंड स्टेबिलिटी टू द डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स को ये स्टेबिलिटी भी प्राप्त देता है और यूनिक भी देता है, स्पेसिसिटी भी देता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए का फंक्शन क्या होगा? तो आंख मुंद करके सबसे पहला पॉइंट लिखना फंक्शन में, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है ये। डीएनए स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रेड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ट्रेड, ट्रेड मतलब समझ रहे हैं आप लोग, गुण। दिस इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड इन द सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजनस बेस अलोंग विद द डीएनए स्टैंडर्ड। कोडिंग भी हम लोग जानते हैं इसके बारे में। अब आगे आते हैं रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन, जिस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड का रिप्लिकेशन होता है उसी प्रकार से डीएनए का ही भी रिप्लिकेशन होता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में जब, देखिए सेल डिवीजन कभी कभी सेल डिवीजन हटा देता है, कभी कभी जोड़ देता है, ऐसा नहीं हो सकता है। सेल इंटरफेज, किसमें? इंटरफेज भी सेल डिवीजन के जैसा ही काम करता है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज का काम हो चुका। अब आते हैं रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन
make copy in the itself through the process of the DNA replication. During replication, the two strand of the double helix separated, and each strand serve the template for the synthesis of new complementary strand. For this process, crucial cell division and passing genetic information of the offspring. हम लोग इसका एक बार आपको फोटो बना के दिखाते हैं इसका, कि किस प्रकार से आप कह रहे हैं सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, मान लीजिए एक बात आया तो किस प्रकार से हम आपको बताएं, दिखा देते हैं इससे बढ़िया। चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे डीएनए, किसका? डीएनए, ओके, ये दाहिने हाथ से मुड़ता है, किसे? दाहिने हाथ से मुड़ा हुआ है, राइट हैंडेड। जैसे ही सेल डिवीजन का काम आया, इंटरफेज में जैसे ही गया, ये इस प्रकार का सीधा रचना बन जाता है। कैसा? सीधा रचना, देखते रहिएगा, सीधा रचना बना। जैसे ये एस फेज में गया, किसमें? एस फेज। एस फेज में जैसे ही गया तो ये खुल जाता है, ऐसे बन जाएगा। हम नाम भी लिखेंगे इसमें, मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर फिर से ए है, यहाँ पर फिर ए है, फिर टी है, फिर टी है, फिर सी है ना, इस प्रकार से है। ओके, और दूसरा बना इसी प्रकार से, दूसरा भी बनता है। दो टेम्पलेट का निर्माण हो गया। ए है, फिर से ए है, टी है। जरूरी नहीं है कि रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट भी हो सकता है। ओके, यू हटा देते हैं। अभी आप नहीं समझिए कि यू क्यों दिए इसे, ए है। ओके, ये सेल डिवीजन के समय में होता है। दो टेम्पलेट का निर्माण हो गया, अब एक्स्ट्रा टेम्पलेट आएगा अपने आप। ये सेल में प्रेजेंट होते हैं किस प्रकार से? न्यूक्लियोटाइड के रूप में। अब एक टेम्पलेट यहां बनना स्टार्ट करेगा और एक टेम्पलेट यहां भी बनना स्टार्ट करेगा। ओके, और देखिए इसको आधा लाल कर देते हैं कि ये समझिएगा। ओके, ठीक है। ए के साथ क्या जुड़ेगा? टी, फिर से आधा लाल कर देते हैं। टी के साथ क्या जुड़ेगा? ए। सी के साथ जी, जी के साथ सी, ए के साथ टी, ए के साथ टी, टी के साथ ए, टी के साथ ए, और सी के साथ जी। ठीक है, फिर आते हैं यहां पर ए के साथ टी, ए के साथ टी, टी के साथ ए, जी के साथ सी, सी के साथ जी, सी के साथ जी, और ए के साथ टी। ठीक है, यही हुआ कंप्लीमेंट्री। देखें कंप्लीमेंट्री आ चुका है इसका, अपने आप आएगा। न्यूक्लियोटाइड सेल में प्रेजेंट होते हैं हमेशा। तो ये डीएनए रिप्लिकेशन का प्रोसेस होता है किस समय? एस फेज के समय। तो देखिए एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण हो गया, और ये सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं हो सकता इसमें, चेंजिंग होने का सवाल ही नहीं है। अगर मान लेते हैं कि ये सर ऐसा कैसे हो गया, मान लीजिए 100% ही है, हाँ, तो इसमें हो जाना चाहिए था 99.99999, जहां तक नहीं, इतना शुद्ध होता है कि गलती होने का चांस 0.00000000001% भी नहीं हो सकता है। अगर हुआ तो यही म्यूटेशन कहलाता है, और जीव में बदलाव होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर कहेगा म्यूटेशन किस प्रकार से हो रहा है? तो म्यूटेशन होगा किस प्रकार से? मान लेते हैं यहां पर हम आपको जीरो वाला बता देते हैं, 0.0000000000001, इतना कम ईरर हो सकता है। जैसे ही ईरर होगा तो म्यूटेशन क्रिएट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात? ये डीएनए के रिप्लिकेशन में ईरर होने का चांस है ही नहीं, उसको हम मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। लेकिन ये होता है। होता है क्यों होता है? क्योंकि म्यूटेशन को प्रोवाइड किया जा सके, और जैसे ही म्यूटेशन होगा तो इवोल्यूशन भी होगा। लेकिन गलती होने का चांस
न के बराबर है ही नहीं, न के बराबर भी नहीं, न है ही नहीं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया डीएनए रिप्लिकेशन का नियम। आगे बढ़ते हैं, यही सेमी कंजर्वेटिव नियम है, यही सेमी कंजर्वेटिव लॉ है। सेमी कंजर्वेटिव, आधा और आधा बचा लिया और आधा क्या हुआ, अपने आप आ गया। चलिए हम लोग वहां पर बढ़ते हैं फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन पासिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का गुण हम लोग जानते हैं, डीएनए में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो क्या बनता है, आरएनए। डीएनए सर्व एज द टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ अनदर टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड कॉल्ड आरएनए, ओके, इन ए प्रोसेस नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन की चर्चा हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। मैसेंजर आरएनए, जिसको एमआरएनए कहते हैं, कैरीज द जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए टू द राइबोसोम वेयर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड। क्या इसके बारे में बताना पड़ेगा, हमको लग रहा है तो बता ही देते एक बार और। क्या होता है, डीएनए है, ये क्या है, ये हम यहां से चालू करते हैं। डीएनए है, डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन हुआ और ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बना, एमआरएनए, एमआरएनए में ट्रांसलेशन हुआ, क्या हुआ, ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन से क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। अब किसकी रिस्पेक्ट में, राइबोसोम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, राइबोसोम के रिस्पेक्ट में। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस जस्ट अभी चर्चा किए थे। डीएनए इनडायरेक्टली कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स विच आर एसेंशियल फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। तो प्रोटीन का गुण हम लोग तो जानते ही हैं, एसेंशियल है, हम लोग लिविंग के लिए एसेंशियल है। डीएनए से कोई पूछे आपसे कि डीएनए से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हमारे शरीर के लिए, तो प्रोटीन। जब तक हम लोग वो काम नहीं करेंगे नहीं होगा। जैसे कि फिर कहिएगा सर तो कल बताए थे कि डीएनए तो जरूरी है, प्रोटीन भी जरूरी है और डीएनए तो जरूरी है ही, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक भी काम करता है। तो ईंट तो खरीद लिए, तो क्या ईंट सिर्फ खरीदने से प्रोटीन घर बन जाएगा कि नहीं, सीमेंट तो लगाना पड़ेगा, यही सीमेंट है। ईंट को जोड़ने के लिए सीमेंट का आवश्यकता पड़ता है, तो यही सीमेंट है। तो डीएनए इनडायरेक्टली कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स विच आर एसेंशियल फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स। The genetic code in DNA transcribed into mRNA and then during translation mRNA guide to the assembly of amino acid into proteins. Okay, अब आते हैं जीन रेगुलेशन। ये जीन का रेगुलेट भी करता है। डीएनए प्लेज इन द रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। जीन को एक्सप्रेस करने में मदद करवाता है, बहुत बड़ा हाथ है इसका। वेरियस मैकेनिज्म कंट्रोल when and to what extent specific gene are turn on or off। मतलब कौन सा जीन को ऑन करना है, किसको ऑफ करना है, सब डीएनए कंट्रोल करता है। जितना भी जानकारी आप देख रहे हैं वो सभी डीएनए के पास है। मेरे बोलने की क्षमता जो है वो डीएनए के पास है, चुप रहने की क्षमता डीएनए के पास है, लिखने की क्षमता डीएनए के पास है। मतलब कि जितना भी गुण आप देख रहे हैं, ये तो सबसे बाहरी गुण हो गया ना, बोलने और लिखने की क्षमता, ये तो एक्वायर्ड कैरेक्टर है, इसको भी कंट्रोल करता है कौन, डीएनए। तो स्पेसिफिक आर टर्न ऑन या ऑफ, उसके बारे में बताता है कि कौन सा प्रोटीन बन गया है तो ऑन कर, ऑफ कर दीजिए, कौन नहीं बना है उसको ऑन कर दीजिए। अलाउइंग ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड डेवलपमेंट नीड। मान लीजिए इन्वायरमेंट में कोई चेंजिंग हो रहा है ना, सबसे पहले अगर देखा जाए लाइफ का ओरिजिन, लाइफ का ओरिजिन हम लोग सबसे पहले भारत और अफ्रीका में देखा गया। इवोल्यूशन जब स्टार्ट, आपकी इवोल्यूशन तो नहीं है, जीवन का स्टार्ट भारत और अफ्रीका सेंट्रल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये पूरी दुनिया में स्पेयर किया, हर जगह चला गया, यहां तक टुंड्रा में भी चला गया। तो फिर बदलाव कैसे आया, यही क्या लिखा हुआ है, ये चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर चेंज हो रहा है, बहुत दिन तक वहां पर रहिएगा, तो डीएनए अपने आप को रेगुलेट करना स्टार्ट कर देता है। तो हम ही लोग से, मतलब भारतीय से या अफ्रीकन से ही पूरे के पूरे जितना देख रहे हैं, तो जीन का जब स्टडी किया, जीएमपी करवाया गया, ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एचजीपी करवाया गया, तो अफ्रीकन और हिंदुस्तानी से डीएनए अधिकतर का सेम ही हुआ, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड डेवलपमेंटल नीड का भी एक ख्याल रखता है कौन, डीएनए।
हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में क्या बताए, इस जेनेटिक में हो चुका है, लेकिन पढ़ना तो जरूरी है आपके लिए कि हेरिडेटरी मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो आपका जेनेटिक है, जो आपका गुण है, उसको ये संभाल कर रखता है। DNA is responsible for passing genetic information from one generation to the next. Offspring inherit their DNA from their parent, and this inheritance account for the transmission of trait and characters. मतलब कि जब एक मेल और फीमेल का, इसका मेल और फीमेल का शादी हुआ, ठीक है, तो इसका डीएनए मेल का है, ये किसका है, मेल का है, अब प्लस फीमेल का डीएनए, इसका है, ये फीमेल का डीएनए, इसी सॉरी फीमेल तो दूसरा तरीका से होता है, चल फीमेल का डीएनए, ओके, तो आधा डीएनए इस मेल का और आधा डीएनए फीमेल का, अब मिल गया कैसा, पूरा डीएनए। तो हम लोग का गुण मम्मी पापा दोनों से मिलता है, पेरेंट्स से ही मिलता है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया, किसका, डीएनए का। ये डबल हेलिक्स है, कैसा है, डबल हेलिक्स। अगर इसको हम लोग सीधा कर दे, इसको सीधा कर दे तो इस प्रकार से सीढ़ी के जैसा आपको दिखाई देगा। देखिए न्यूक्लियोटाइड क्या है, देखिए शुगर है, पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ, तो न्यूक्लियोटाइड हो गया ये। तो डीएनए गुआनिन के साथ, देखिए गुआनिन के साथ सी जुड़ा हुआ ट्रिपल बॉन्ड के साथ, याद रखिएगा, ये बॉन्ड बनाते समय याद रखिएगा। साइटोसिन के साथ फिर से गुआनिन जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ, थाइमिन के साथ एडिनिन डबल बॉन्ड के साथ, और एडिनिन के साथ थाइमिन जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ। तो ये आपका हो गया क्या, डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर सबसे सिंपल स्ट्रक्चर यही है आप लोगों के लिए। ये जो कह रहे हैं इसको शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहते हैं, क्या कहते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये शुगर फॉस्फेट से बना हुआ है, शुगर फॉस्फेट क्या है, शुगर फॉस्फेट। अब जो बी ये बच रहा है नाइट्रोजनस बेस, तो ये जो काला वाला देख रहे हैं ये किसका है, शुगर फॉस्फेट, इससे बना हुआ है, मतलब अगर ये देखा जाए तो ऐसे रहेगा, और ये जो बीच वाला जो कलरफुल देख रहे हैं यही बेस है। तो एक बेस दूसरे बेस से जुड़ता है, और एक बेस, एक बैकबोन इधर भी होगा, तो देख लीजिए बेस पेयरिंग, ये जो काला वाला देख रही है शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ, ए के साथ टी, जी के साथ सी, जी के साथ सी, जी के साथ सी, ठीक है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, और ए के साथ टी, टी के साथ ए, और फिर जी के साथ सी, सी के साथ जी। ये आपका न्यूक्लियस का, सॉरी डीएनए का स्ट्रक्चर है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ज्यादा इसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग का जो डीएनए का स्ट्रक्चर है आप देख चुके हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आरएनए, आरएनए भी एक जेनेटिकली इंफॉर्मेटिक है। आरएनए जिसको राइबोन्यूक्लिक एसिड भी हम लोग बोलते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड, जब डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए का ही निर्माण होता है। आरएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड इज ए मॉलिक्यूल दैट प्ले इन द क्रूशियल रोल इन द बायोलॉजी ऑफ सेल, सेल के बारे में ये भी काम करता है। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द डीएनए, डीएनए से क्लोजली रिलेटेड है, एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं डीएनए से आरएनए ना। एसेंशियल फॉर वेरियस सेलुलर प्रोसेस इंक्लूडिंग प्रोटीन सिंथेसिस, जीन रेगुलेशन। तो देखिए प्रोटीन सिंथेसिस में किसका भाग था, डीएनए का, जीन रेगुलेशन में किसका भाग था, डीएनए का, एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन में किसका भाग था, डीएनए का भी। तो डीएनए और आरएनए लगभग सेम है, बस थोड़ा सा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अंतर है। स्ट्रक्चर अगर बात किया जाए तो आरएनए इज ए सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल ऐसा रहेगा, एक ही वाला रहेगा, सिंगल स्टैंडर्ड molecule unlike the double standard DNA, DNA double standard. It is made of a chain of nucleotide which consist of sugar molecules, जिसको हम लोग राइबोज बोलते हैं, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं। ए फॉस्फेट ग्रुप जस्ट लाइक, एंड वन ऑफ द 4 नाइट्रोजनस बेस, कौन कौन, एडेनिन कैपिटल ए, यूरासिल कैपिटल यू, गुआनिन कैपिटल जी, और साइटोसिन कैपिटल सी। इन आरएनए Uracil replace thymine which is found in DNA.
तो यूरासिल को ये रिप्लेस कर देता है। यूरासिल को क्या करता है? रिप्लेस करता है। किस प्रकार से रिप्लेस करता है देख लीजिए। ए के साथ डीएनए में क्या था? टी था, लेकिन यहां पर यू आ जाएगा, और यू के साथ क्या जुड़ेगा? ए जुड़ेगा, और जी के साथ सी ट्रिपल बॉन्ड सेम लाइक डीएनए, और सी के साथ जी जस्ट लाइक डीएनए। तो यहां पर थोड़ा सा अंतर आप नोटिस कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए किस प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, माइक्रो आरएनए और स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। हम लोग इस सबका स्टडी कर चुके हैं, सबके बारे में आपको बताए हुए हैं जेनेटिक में, लेकिन फिर से हम लोग इसका काम करेंगे। mRNA carries the genetic information from DNA to the ribosome where protein are synthesis। हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जेनेटिक में जाकर देख सकते हैं कि क्या कर रहा है कि डीएनए से एमआरएनए बना, डीएनए से एमआरएनए बना, और एमआरएनए जाता है किसके पास? राइबोसोम के पास। राइबोसोम में 2 यूनिट होते हैं, सब यूनिट, एक 70S एक 80S है। तो 80S के पास गया तो ऊपर वाला 60S, नीचे वाला 40S, और उसके बीच में ये फंस जाता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पढ़ता है और प्रोटीन बनाता है। जैसे ही प्रोटीन बन गया फिर से हट जाता है दोनों सब यूनिट। हम लोग इसका चर्चा कर चुके हैं। ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर करवाना। ट्रांसफर एमिनो एसिड टू द राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इंश्योरिंग दैट द करेक्ट एमिनो एसिड आर एडेड टू द गवर्निंग प्रोटीन चेन। तो ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड को ट्रांसफर करता है ये। एमिनो एसिड बन चुका है ना, तो ट्रांसफर किया, तो इसीलिए क्या नाम है इसका? ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। राइबोसोमल आरएनए अभी जस्ट पढ़े, ए कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम वेयर प्रोटीन सिंथेसिस अकर, जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस अकर करता है। इट हेल्प कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन एमिनो एसिड। तो कोई पूछे पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाता है, तो राइबोसोमल आरएनए। इसीलिए राइबोसोम का फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनाने का फैक्ट्री है वो राइबोसोम। सेल में हम लोग चर्चा किए हुए हैं। माइक्रो आरएनए, एम आई कैपिटल में लिखा गया है, mRNA, समझिएगा। माइक्रो आरएनए रेगुलेट एंजाइम एक्सप्रेशन बाय द बाइंडिंग ऑफ mRNA प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू ए प्रोटीन। तो रेगुलेट करता है, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, और mRNA प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू ए प्रोटीन। ए स्मॉल इंटरफियरिंग तो प्ले ए रोल इन द आरएनए इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है एक जगह दूसरी जगह ले जाने वाला। इंटरफेरेंस प्रोसेस दैट साइलेंसेस स्पेसिफिक जीन्स बाय डिगार्डिंग mRNA। मान लेते हैं कि एक कोई साइलेंस करना किसी जीन को, साइलेंस समझ रहे हैं ना, उसको अनकोड कर दीजिए, उसको अनकोड, कोडिंग से अनकोड कर दीजिए, तो कैसा हो जाएगा? स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन देखें तो RNA serve as the messenger between DNA and ribosomes during the protein synthesis. It play a role in the gene regulation by the controlling the expression of the certain genes. कुछ जीन को कंट्रोल भी करता है। Some RNA molecules have catalytic properties, meaning they can facilitate chemical reaction within the cell. कुछ रिएक्शन को भी ये कैटालाइट करता है। RNA is involved in various cellular process, बहुत सेलुलर प्रोसेस में मदद करता है। सबसे पहला प्रोटीन सिंथेसिस सच एज आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग होता है आरएनए को काट के हटाना। देखिए लिखा हुआ है द रिमूवल ऑफ नॉन कोडिंग रीजन्स फ्रॉम प्री एमआरएनए, आरएनए एडिटिंग एंड मोर। आरएनए एडिटिंग भी करता है, आरएनए स्प्लाइसिंग भी करता है। मान लीजिए कि ऐसा कोई आरएनए है, ओके, और इसमें शुरुआत होता है AUG से, ठीक है, और यहां पर रिपीट जैसे कि ए या टी 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 टी, रिपीटिंग है, इसको काटने का काम करेगा आरएनए, इसको काट कर हटा देगा, भाई जाइए यहां से, आपको कोई काम नहीं है। यहाँ स्प्लाइसिंग। आगे बढ़ते हैं। लाइफ साइकिल अगर इसका देखा जाए आरएनए का, तो आरएनए इज सिंथेसाइज्ड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ओके,
where a DNA template is used to produce a complementary RNA strand. Afterward, RNA can undergo various modification and process step before the carrying out the specific function of the cell. देखिए क्या करता है कि जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ, तो हम लोग अभी चर्चा किए थे कि डीएनए में एडिनिन के साथ थाइमिन जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एडिनिन के साथ यूरासिल जुड़ जाएगा और वो आरएनए ही बन जाएगा, तो उसका कुछ अलग ही असर पड़ेगा। तो लाइफ साइकिल उसका हो गया। रोल इन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में रोल क्या है उसका? आरएनए इज बिलीव्ड इन द हैव प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द अर्ली इवोल्यूशन, अर्ली इवोल्यूशन में बहुत मददगार बना on the earth. The RNA world hypothesis suggests the RNA may have processed DNA and the molecule responsible for storing genetic information and catalyzing chemical reaction. देखिए कहा जा रहा है कि आरएनए से ही डीएनए का निर्माण हुआ, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में जस्ट उल्टा देखने को मिलता है कि डीएनए से आरएनए का निर्माण हो रहा है। इवोल्यूशन में जब इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ बहुत ज्यादा हम लोग की पृथ्वी पर, तो आरएनए में है प्रोसीड मतलब प्रोसेस आगे बढ़ाया, डीएनए एज द मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब आरएनए से डीएनए का ही निर्माण हुआ। डिजीजेज, माल फंक्शन मतलब कुछ खराबी, तो माल फंक्शन इन आरएनए प्रोसेसिंग एंड रेगुलेशन कैन लीड टू वेरियस डिजीजेज, कुछ डिजीजेज प्रोवाइड करवाता है, इंक्लूड जेनेटिक डिसऑर्डर, कैंसर, देखिए कैंसर एंड, देखिए यहां पर कुछ ओवरलैपिंग लग रहा है क्या, यहां पर लिखा हुआ न्यूरो, न्यूरो डिजीजेज, कैसा? न्यूरो डिजीजेज एंड, चलिए न्यूरो, न्यूरो मतलब न्यूरोजेनेटिक डिजीज, कैसा? न्यूरोजेनेटिक डिजीज ये प्रोवाइड करवाता है। आपको होप है कि आप इसको देख पाइएगा। न्यूरोजेनेटिक डिजीजेज, डाइवर्स फंक्शन इन द सेल, डाइवर्स फंक्शन मतलब कुछ और फंक्शन करवाने लगे, रैंकिंग फ्रॉम कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन एंड कैटालाइजिंग केमिकल रिएक्शन, its play in the crucial role in the central dogma of the molecular biology where genetic information follow DNA to RNA to protein। हम लोग जब जीन के बारे में पढ़ रहे थे तो क्या हुआ था, देखिए क्या हुआ था, सेंट्रल डोगमा का नाम यहाँ पाया, क्या नया? सेंट्रल डोगमा। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पर एक बात कर रहे थे, क्या? सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा होता क्या है से देख लेते सबसे पहले। सेंट्रल डोगमा, उसको हम लोग थोड़ा पीछे कर लेते हैं, शायद जगह उसमें बन जाए, हाँ यहाँ पर है जगह। चलिए देखिए इसको इरेज कर देते हैं ऑल, और हम लोग सेंट्रल डोगमा की बात करते हैं। जैसे ही डीएनए से, किससे? डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए बनता है, यही सेंट्रल डोगमा है, यही सेंट्रल डोगमा है। सेंट्रल डोगमा में मेन कार्यक्रम है लिविंग रहने के लिए, जो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, ये सेंट्रल डोगमा ही कहलाता है जेनेटिक में। हम लोग इसका चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर से बताएं, आगे बढ़ते हैं। ये आरएनए का स्ट्रक्चर है, आरएनए का ये स्ट्रक्चर है, देख लीजिए। डीएनए में कैसा था? डबल स्टैंडर्ड था ये, लेकिन इसमें एक ही स्ट्रक्चर है। तो देखिए क्या क्या है इसमें, साइटोसिन है, गुवानिन है, एडिनिन है और यूरासिल है। यहां पर जी और सी, सी जी ए यू सी जी सी, ये हो गया आपका नाइट्रोजन, सॉरी मतलब आरएनए का स्ट्रक्चर। तो राइबोन्यूक्लियोटिड आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड है ये। तो देखिए क्या होता है, जब अब सर इसमें जो भी जुड़ा हुआ नहीं है, तो जुड़ता है कब? जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मान लीजिए आरएनए है, आरएनए का स्ट्रक्चर सीधा में है, सबसे पहले सी है, जी है, ए है, फिर से सी है, मान लीजिए हम यहाँ पर टी भी रख सकते हैं, यहाँ पर यू रख दिए, ओके। तो यहाँ पर जब हम लोग इसका कलर बदलते हैं, यहाँ पर जब जब देखिएगा इसको, यहाँ पर जुड़ेगा, कलर को चेंज कर देते हैं, यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर सी के साथ क्या जुड़ेगा? जी,
जी के साथ कौन जुड़ेगा, सी, लेकिन ए के साथ जुड़ेगा यू, टी नहीं जुड़ेगा क्योंकि आरएनए है। फिर सी के साथ जुड़ेगा जी, टी के साथ जुड़ेगा ए। अब टी के साथ मान लीजिए धोखा से टी रह गया है आरएनए में, तो टी के साथ क्या जुड़ेगा, ए ही जुड़ेगा, नियम नहीं चेंज होगा। और यहां पर यू है तो क्या जुड़ेगा, ए जुड़ेगा। ओके, ये आरएनए का स्ट्रक्चर आप इसको मान सकते हैं। ये कोडिंग को पढ़ना कहते हैं, कोडिंग को रीडिंग करना करते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा, इसमें रिपीटेशन का मतलब नहीं होता है। आपको जितना लिखना है उतना बारे में आप इसके बारे में लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आरएनए वर्सेस डीएनए, आरएनए वर्सेस डीएनए, डीएनए और आरएनए में अंतर देख लीजिए। ये जो देख रहे हैं आरएनए है और ये जो देख रहे हैं डीएनए, डबल हेलिक्स। यहां पर देख लीजिए एडेनिन, यूरासिल, यूरासिल के बाद गुवानिन और गुवानिन के बाद साइटोसिन। ए के साथ यू जुड़ा हुआ है, याद रख लीजिए, ए के साथ यू और जी के साथ सी, जी के साथ टी, सॉरी जी के साथ सी जो जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, ए के साथ यू जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड। न्यूक्लियोटाइड बेस, तो न्यूक्लियोटाइड बेस, बेस का मतलब एडेनिन, यूरासिल, गुवानिन और साइटोसिन। और न्यूक्लियोटाइड बेस इसमें बदल जाएगा एडेनिन, थाइमिन, यूरासिल के बदले क्या आ जाएगा, थाइमिन, गुवानिन और साइटोसिन। न्यूक्लियो बेस हो गया वो। और इसमें भी डीएनए में भी ए के साथ डबल बॉन्ड के साथ टी और जी ट्रिपल बॉन्ड के साथ सी। ओके, तो ये आपका जो देख रहे हैं सेम प्रोसेस है। ये आपका हो गया डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चरल अंतर। होप है मुझे लग रहा है कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अगर कोई इसमें दिक्कत आपको आ रहा है कि सर हमको ये समझना है फिर से, तो आप जाइए फॉर्मूलेटर ऐप खोलिए और फिर से उस पर क्या कीजिए, राइटिंग कीजिए और हमसे कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। उसके लिए कोई ही मना ही नहीं है आपके लिए। और फॉर्मूलेटर से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।